बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और आज मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल है और वो ये कि 10 मई जो कि पाकिस्तान के लिहाज से तारीख़ी दिन था, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे ख़ित्ते में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। ताकत का तवाज़ुन जो भारत बरकरार रखना चाहता था उसे अब पीछे धकेल दिया गया है और डेटरेंस जो है वो वापस बहाल कर दी गई है रिवायती तौर पर। तो ये सिचुएशन मद्देनज़र रखते हुए एक पाकिस्तान की जानिब से बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जो है पाक चाइना इंस्टीट्यूट ने जारी की। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इसके चेयरमैन, और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा कि जी वो 16 घंटे जब जनूबी एशिया में तारीख़ी तब्दीली रूनुमा हो गई। इस रिपोर्ट पर हम आगे चल के बात करेंगे कि इसमें जो क्या अहम फैक्टर्स हैं वो बताए गए हैं। पाकिस्तान क्यों जीता और मोदी का जो अंदाज़ा था वो गलत क्यों साबित हुआ और क्या कुछ जो है वो इससे दोबारा अब मंजर आम पर आ गया है और मामला जो हैं वो उजागर हो गए हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा हम बात करते हैं 10 मई से पीछे यानी 9 मई की, क्योंकि जो हमारी मकामी सियासत है या ये कह लीजिए कि जो हमारे सियासी जमातें हैं या जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात हैं वो 9 मई पर ही रुके हुए हैं, 9 मई पर ही अटके हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि खासकर एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद 9 मई के मामलात में ही उलझ कर रह गई है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि जी जो अदालतें हैं, खासकर जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें, वो ट्रायल्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करें और उसके लिए 4 महीने का टाइम दिया गया था। अब उसके बाद हमने देखा कि जो अदालती अहकाम हैं उसको लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे डीएसपी साहब जावेद साहब। उन्होंने कहा कि जी हमें 9 मई के सिलसिले में इमरान खान साहब जो कि बानी पीटीआई हैं उनके कुछ टेस्ट करने हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है, वॉइस मैचिंग टेस्ट करना है और इसके अलावा भी जो है वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट हैं वो करने हैं, ताकि हम जो प्रोसिक्यूशन है उसके मामलात को आगे बढ़ाएं, तफ्तीश को आगे बढ़ाएं और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद खुद बानी पीटीआई जो हैं वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन रहे हैं, क्योंकि 3 मरतबा वो मना कर चुके हैं कि मैंने ये टेस्ट नहीं कराने। 2 मरतबा उन्होंने तहरीरी तौर पे मना किया और 1 मरतबा ज़बानी तौर पे। अब एक बार फिर अदालत से इजाज़त ले ली गई है और एक बार फिर उनका जो है वो टेस्ट किया जाएगा ताकि ये मामला आगे बढ़ सकें। ऐसा क्यों किया जा रहा है इस पर ज़ाहिर हम जो है वो बात करेंगे। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं वो फरमाते हैं कि जी जो हमारे कारकुनान हैं वो जज्बात काबू में रखें और ईद से पहले बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा और उसके अलावा जुनेद अकबर साहब जो हैं वो आज क्या फरमा रहे हैं तहरीक से मुतालिक, वो भी आपको जो है वो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले सुने कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश हैं, उनके जज्बात का हम कदर करते हैं। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है उसमें क्यों। पर मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। खान साहब के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, धरने भी दिए, प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी निकाली, असम्बली में भी वो बात की है, इंटरनेशनली सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में चले गए, हर अदालत में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है, इंशाल्लाह ईद से पहले खान साहब का केस मुलाकात हुई है अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ एक तो अलीमा खान साहब भी कह रही हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि जी अब तहरीक जो है वो चलाई जाएगी, और जुनेद अकबर साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक जो है उसका लाए अमल तय कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जी जो क़यादत है एहतजाजी तहरीक की वो एक बार फिर अली अमीन गंडापुर साहब को ही दी जाएगी। लेकिन सिर्फ उनको नहीं बल्कि इसमें लोग जो हैं वो ऐड होंगे, मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो इसको लीड करेंगे, किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डाला जाएगा। और उन्होंने और भी जो है वो इस बारे में डिटेल बताई है। उन्होंने कहा कि एहतजाज से पहले सवाबी या फिर ये कि जो मारगला है उसके पहाड़ों में एक टेंट विलेज बनाया जाएगा, वहाँ पर सारे के सारे लोग जमा होंगे जिसमें ज़्यादातर केपी से आने वाले लोग होंगे। इस्लामाबाद में जो एहतजाज या धरना होगा ये दूसरे शहरों तक तो जाएगा, लेकिन दूसरे शहरों से लोग जो हैं वो शायद यहाँ पर नहीं आएंगे। तो एक बार फिर हम ये समझ सकते हैं कि शायद जो केपी है वही इसमें एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। और जुनेद अकबर ने यह भी कहा कि माजी की खामियों को दूर करते हुए अक्सरियत की राय से फैसला होगा, किसी एक बंदे पर बोझ नहीं डालेंगे। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है? क्या पीटीआई जो है वो एक बार फिर तहरीक के ज़रिए बानी पीटीआई को रिहा कराना चाहती है? क्या बातचीत से दिल उकता गया है, परेशान हो गए हैं? क्या जो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले थे वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद होते नज़र आ रहे हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। सर नियाज़ी साहब, वेलकम करते हैं आपको बहुत बहुत। नियाज़ी साहब, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि दुनिया जो है वो 10 मई से आगे निकल गई है, आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है वो अभी तक 9 मई में ही फंसी हुई है?
बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। पहले तो ये हकीकत है कि शामी साहब की जो रिप्लेसमेंट होती है वो मुझे बड़ा ही एक एहसास है, जिसको कहने कमतरी होता है कि इतना बड़े आदमी के जूते में अपना पाँव रखने की कोशिश करना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सूए अदब इसलिए नहीं होगा कि ये जो है हालत मजबूरी करनी पड़ रही है सर। लेकिन जी बात यह है कि 9 मई जो है ना वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है, इसमें दो राय नहीं है। सही, ये वो दिन है कि जिसमें बिलाखिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब ने को भी पता चला कि ये बहुत भयानक दिन है। अव्वल दिनों में उन्होंने शायद इसका इस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगाया था और वो एक अपने ही एक लहर में उसमें उन्होंने इसकी ओनरशिप ले ली थी। बल्कि जिस दिन रहाव के आए थे 13 मई को लाहौर पहुंचे थे तो उसी दिन ही उन्होंने उसकी ओनरशिप ले ली थी। लेकिन बाद उनको मालूम हुआ कि नहीं ये एक बड़ी एक भारी भरकम जिम्मेदारी है और इससे छुटकारा होना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर ब्लेम गेम शुरू कर दी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इससे जाहिर होता है कि कितना भयानक है कि कोई बंदा इसका बोझ उठाने पर तैयार नहीं है। और जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो ऐसे ही है जैसे 9/11 में अमेरिका को कहा जाए कि आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, वहाँ पे तो बदतरीन सलूक किया जाता है और कोई बंदा जो है इसके ऊपर गुंजाइश मजीद लोगों के अंदर सख्ती बढ़ जाती है। ये तो एक हिस्सा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि जिसमें उनको जो ATC ने उनको जिसको कहना चाहिए कि यहाँ पे उन्होंने आज फिर उसके लिए उन्होंने ऑर्डर इशू किए। तो मेरी बात DSP जावेद आसिफ साहब से हुई थी, हो रही थी, आज भी हुई है। अच्छा, क्या फरमाते हैं सर? हो चुकी थी जब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने गए थे। मैं पहले ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ वाले जो है खामखा जो है ज्यादती करते हैं और ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। कोई एहलकार होता है मसलन और किसी के बारे में काजी फायजा के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान ने दिया तो बजाय इसके कि जिसको इमरान खान ने बाद में खुद उसको डिसओन कर दिया, उनकी 5-6 साल चीफ जस्टिस बनने से पहले उनकी फैमिली की ट्रोलिंग होती रही। फिर जब आर्मी चीफ साहब के जो बनने पे अमकानी तौर पे बनना है जी जनरल आसिम मुनीर साहब ने, तो फिर तहरीक इंसाफ ने बदतरीन ट्रोलिंग की। और इमरान खान साहब एक दिन ये कहेंगे कि हाँ मुझे वो जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो जुलूस नहीं निकालना चाहिए थे। अब यही बात है कि जो बंदा कुछ थोड़ा सा हिलता है उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और उसके खिलाफ बहुत गलीज पोस्ट करते हैं। पहली तो ये है कि जी जावेद इकबाल साहब से मेरा भी पाला पड़ चुका, वास्ता पड़ चुका है और मेरी बेटी जो थी वो भी 9 मई के केस में फॉल्सली उसको इंडाइट किया गया था। सही। तो उन जावेद इकबाल साहब ने ना सिर्फ ये कि उनको बल्कि दर्जनों तरीके साहब के लोगों को रिलीफ लेके दी ATC से, उनके पर्चों से नाम निकलवाए। तो उनका आज भी एक रिलीफ मिला है सर, आज भी एक अली रजा नामी मुल्जिम को रिलीफ मिला है। वो जी हाँ, नहीं जावेद इकबाल साहब के तो लाहौर के अंदर केसेस जितने हैं उनके बारे में मैं बिल्कुल हतमी कहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे रिलीफ दिया और जिनको नहीं मिला उनके बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको टोंक दो। उन्होंने कहा जी इसके बारे में जब मैं अदालत में मुसलसल पेश होता था बेटी के साथ तो वो कहते थे कि जी अब इसके बारे में तशवीश मुकम्मल नहीं हुई और बहुत ही दर्जनों ख़वातीन को तो उन्होंने थोक के हिसाब से दिया। अच्छा। बाद में मेरे नज़दीक कई चीज़ें जो है तजावज़ भी हुए एक्सेस, लेकिन उसमें जावेद इकबाल का कसूर नहीं है। अच्छा। अब ये कोर्ट ऑर्डर है और ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है या आपका जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है या 3 टेस्टों का अदालत ने दोबारा किया है जो कि 9 जून को उन्हें पेश करने हैं। अच्छा, इससे पहले उन्होंने ये पहले जब था तो उसकी उन्होंने मुझे बताया था कि सुप्रीडेंट जेल के थ्रू हमने लेने थे और बानी PTI ने इनकार कर दिया था। अच्छा, मैं पहले एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं, अगर अवॉइड किया जा सकता हो तो अवॉइड कर लेना चाहिए था। मतलब आपने किसी की तस्दीक तो नहीं करनी, जब आपके पास अगर एविडेंसेस होंगे। ये तो आप फोरेंसिक टेस्ट तब करते हैं जब आपके पास जो है एविडेंसेस ना हो। ये मेरा ख्याल है कि उनको तहरीक इंसाफ को मुझे जो अंदाज़ा लगाने में या ये जो बदगुमानी है इसका मैं बोझ उठाए लेता हूँ कि अच्छा। उसमें हर्ज नहीं है कि उनसे ये ना लिए जाते। मतलब उनके शान निशानी वो कौमी लीडर हैं, पाकिस्तान के बहुत मकबूल लीडर हैं, लेकिन इसमें जावेद इकबाल साहब का तो कोई कसूर नहीं है। ये फैसला उन्होंने तो नहीं किया, ये तो जिन्होंने किया, जिन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को अंदर रखा हुआ है, जिन लोगों ने या जिन रियासत पाकिस्तान ने, ये उन्हीं का फैसला जी किया जाए। ये जिसको कहना चाहिए कि फोटोग्रामेट्री इसके बगैर ये जो टेस्ट है, इसके बगैर क्या जो 9 मई की तफ्तीश है वो मुकम्मल नहीं हो सकती आपके ख्याल में?
देखिए जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हो जानी चाहिए थी। रियासत के पास बड़े वसाइल होते हैं, तो रियासत को ऐसे हथकंडों से अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन जब हो गया तो बानी पीटीआई को भी तावन करने में क्या हर्ज है? मतलब कि, और ये मत भूलें कि पाकिस्तान के अंदर ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारी जो फोरेंसिक लैब है, जिससे इमरान खान साहब भी फ़ायदा उठाते रहे, ये शहबाज शरीफ साहब ने आज से 8-9 साल 10 साल पहले बहुत ही कमाल की बनाई, और एशिया की कहते हैं जी नंबर 1 लैब है, पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन दुनिया की नामी ग्रामी ऑथेंटिक लैब में से इसको तस्लीम किया जाता है। और यहाँ पे फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट जो है उसमें 3D इमेज क्रिएट करके क्राइम सीन क्रिएट किया जाता है, और पोलियोग्राफिक टेस्ट जो है वो लाइट डिटेक्टर होते हैं, जब वो करेंगे तो वो लाइट डिटेक्ट करता है। अच्छा, इसके अंदर एक मार्जिन ऑफ एरर होता है, अगर मार्जिन ऑफ एरर आप देखें तो भी आपको मार्जिन ऑफ एरर जो है इमरान खान साहब को जाएगा। लेकिन मैं तो उससे पहले कहता हूँ ये करना ही नहीं चाहिए, इसको अभी भी वक्त है कि ये ऐसे हथकंडे से जो है जिच करने से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के मानने चाहने वाले हैं, उनके अंदर रिएक्शन पैदा हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जावेद इकबाल साहब को बख्श दें, क्योंकि उनका एक बड़ा अपराइट किस्म के और मेरा अपना वास्ता ना पड़ता, और उन्होंने बड़े ऑनेस्ट डिसीजन किए। अब भी वो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती करेंगे। वो तो अपना काम करेंगे और उस काम के मुताबिक वो उसको लेकर, और उन्होंने ये बड़े तमतराक से और बड़े धड़ल्ले से तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ दिलाया हुआ है। ठीक है साहब, आप से बेहतर तो जाहिर है मेरा ख्याल है कि खान साहब को कोई नहीं समझता, जाहिर है रिश्ता भी है, सब कुछ है, आपने देखा भी है बाकायदा। सवाल ये है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। अगर देखिए एक इंसान है ना, उसको पता है कि वो सच बोल रहा है, उसने सच बोलना है, उसने कुछ नहीं किया, तो वो तो हर किस्म का टेस्ट कराने को तैयार हो जाएगा। बानी पीटीआई क्यों नहीं कराना चाह रहे? उनको क्यों शक व शुबा है कि जी प्रोसिक्यूशन उनको फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही है? नहीं, उसमें अगर आप, मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ बैठ के, और क्योंकि जो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे शामी साहब से हमने क्वेश्चन किया हो तो उसी पैरामीटर के अंदर दूंगा, और मेरा ख्याल है शामी साहब का यही जवाब होता कि अगर अवॉइड किया जा सकता तो अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा मार्जिन देते हैं शामी साहब हर चीज़ को। वो कहते हैं जितना किसी को आप मार्जिन दे दें उतना अच्छा होता है, और मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है कि आप एक पॉजिटिव तरीके से हर चीज को ऑब्जेक्टिव। तो ये मार्जिन फिर क्यों नहीं दिया जा रहा? चले ये इसको इस तरह रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं तो वो तो मेरा ख्याल है रियासत पाकिस्तान ने अपने तौर पे ये सोचा है, और मेरा अपना ज़ाती राय है कि वो उनको इस सिलसिले में कोई एविडेंसेस नहीं चाहिए, उनको फोरेंसिक एविडेंसेस नहीं चाहिए, बल्कि वो शायद उसके अंदर इमरान खान साहब को एक एम्बेरस भी करना चाहते हैं। मेरा ये मैं बदगुमानी का बोझ उठा रहा हूँ अपने सर पे कि वो करना चाहते हैं। लेकिन उसमें दो बातें ज़हन में कि ये भी अपनी जगह हकीकत है कि 9 मई के वाक़े से पहले इमरान खान साहब ने बड़ी विशियस कैंपेन चलाई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और फौजी क़यादत के खिलाफ, और ख़ुसूसन जनाब आसिम मुनीर के खिलाफ उस वक्त चलाई जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। और ये इतना बड़ा इमरान खान साहब ने अपने साथ ज्यादती की, अपनी पार्टी के साथ ज्यादती की, उन्हीं फैमिली, उन्होंने 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या क्या डर्टी हैरी और क्या क्या नाम नहीं दिए। ये वो चीज़ें थी जो कि उनको जैसे किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया था। तो उसमें जब जो ने कैंपेन चलाई, मैं इसे कहता हूँ कि लामहला के वर्कर चले भी गए हैं, फ़र्ज़ किया इमरान खान साहब की बात से एग्री ना करते हुए, तो इसमें कोई इसमें मानने में जो है कबात नहीं है। कोई इमरान खान साहब की उस कैंपेन के बाद वर्कर ये होता है, मैं खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ 70s में, आपकी लीडरशिप आपको जहाँ लगाती है आप उसी के खिलाफ जुलूस निकालते हो, जलसे करते हो। ये जो मॉब वायलेंस तो हुए हैं, इसको तो कोई मान नहीं सकता, आर्सन हुआ है, लूटमार हुआ है, जलाओ घिराव हुआ है, तो ये इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ उकसाया है, क्योंकि खुद उन्होंने 13 मई को एक बयान दिया था कि अगर गिरफ्तार आप करोगे तो ये जो एहतजाज भी आपके खिलाफ होंगे, रद्द अमल तो आएगा। अच्छा, मैंने उस वक्त कहा, उस वक्त भी रद्द अमल आएगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को 99 में, जुल्फ़िकार भुट्टो को 1977 में बाकायदा फौज के जर्नैल जो हैं जबरदस्ती पकड़ के, अगर कहें ना, अगर इसको आप जरा थोड़ा सख्त अंदाज में घसीट के बाहर लेके आए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो सारे एहतजाज लियाकत बाग के बाहर और रीगल चौक में किए, भुट्टो साहब की, उन्होंने अपने आप को जलाया भी सही अपने वर्कर्स को। कलसूम नवाज साहबा ने नवाज शरीफ साहब के गिरफ्तारी पे जुलूस निकाले, कोई लेकेंट नहीं है, कोई रिवाज वजह क्या थी? यानी कि जो ये जमातें थी, इनकी ट्रेनिंग ऐसी थी नियाज़ी साहब अपने कारकुनान की, या फिर अगर वो भी जी
अगर वो भी यही करते ना, जैसे नवाज शरीफ साहब आ रहे थे जीटी रोड से लॉन्ग मार्च करते 2017 में, जिसमें उन्होंने इशारतन कनायतन भी कहा कि वोट की इज्जत दो, तो वो भी अगर यही करते हैं कि मुझे बाजवा निकाला है, हकीकत ये है कि उनके खिलाफ जब एहतजाज होता तो लोग जो है अगर उसको इसी तरह कहते गद्दार हैं, ये मीर जाफर है, मीर कासिम है, ये डर्टी हैरी है, ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, तो बड़े मुझे स्क्रिप्टेड सा लगा। जैसे इमरान खान बेचारा भी इस्तेमाल हो गया है और बाकी भी लोग तरीके से इस्तेमाल हो गए, और जिन्होंने इस्तेमाल करना था उनके कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट हो गए, जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल भी हो। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो उनकी तकरीरें थी उनके, मैं चूँकि खुद एक्टिविस्ट हूँ तो आई कुड फील कि मैं इमरान खान से भी तकरीरें सुनने के बाद अगर मैं उनका फॉलोअर होता तो मैं कोर कमांडर के घर की तरफ ही जाता, वजह भले से कि आप कहते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं रोका, फलां ने क्यों नहीं रोका। भाई पहले ये असरटेन करें कि आपके वर्कर्स जो हैं उधर गए हैं, इसकी कोई वजह ये तो नहीं है कि आपने उनको इस बात को उकसाया हो या एक इनडायरेक्टली काम किया हो। ये वो चीज़ है कि जो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ असल में हम फिक्सेशन फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब के जो वर्कर थे उन्होंने बस नैरेटिव पकाया हुआ है, कोई सर, लेकिन न्याज़ साहब नैरेटिव जो है वो भी स्प्लिट नैरेटिव लग रहा है बज़ाहिर, क्योंकि देखिए एक बयान आता है, जैसे मैंने भी कोट किया था प्रोग्राम के आगाज़ में, हलीमा खान साहबा हों या जैसे आज वो जुनैद अकबर साहब फरमा रहे हैं हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, हम जो है वो धरना देंगे, हम यहाँ जमा होंगे, ये करेंगे। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, जिनको कभी कभी मैसेंजर भी कहा जाता है, बैरिस्टर गौर साहब को, वो कह रहे हैं जी कारकुनान जज्बात काबू में रखें और उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। तो ये स्प्लिट बयानिया क्यों है? ये इंटेंशनल है आपके ख्याल में, या फिर ये यानी कि जो यानी कि दो ग्रुप्स कह लें या मल्टीपल ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से यकसुई दिखाई नहीं दे रही है पीटीआई में? मेरा ख्याल है आपने अच्छा तरह मसला लिया। इससे हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो भी एड्रेस हो जाएगा, जो आपने अपने इंट्रो में उसको इंट्रोड्यूस किया है जी जी। दूसरे टॉपिक को। देखें, इमरान खान साहब जो हैं, मुझे उनकी जो हिकमत अमली है उससे सख्त जो है इख्तलाफ है। पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के अंदर दो तीन खूबियाँ हैं जिसका मैं बरमला इजहार करता हूँ। वो ये कहते हैं वो बहुत दिलेर हैं, बड़ी खूबसूरत लड़ाई दिलेर हैं, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, आल्दो लड़ाई बड़ी एग्रेसिव लड़ाई है, नॉर्मली रियासत पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसी लड़ाई पहले किसी ने नहीं लड़ी, उन्हें बहुत अच्छी लड़ी है। उससे उनके वर्कर के अंदर जोश खरोश और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत बड़ी है। और जो तीसरी उनकी खूबी है वो ये मैस कम्युनिकेशन के माई बाप है। उन्होंने वो लोगों को चाहे जलसा कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इस पाए का मैंने कुछ देखा है जो जैसे अबलाग आमा को अपनी तकरीरों को, अपने इंटरव्यूज को इस तरह खूबसूरती से यूज़ किया हो। लेकिन देखें, इसके बाद जो आपको हिकमत अमली चाहिए, मैं ये कई दफ़ा टीवी पे कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में मैं दोबारा इसको दोहराता हूँ कि 25 अप्रैल 1996 से लेके आज जो भी तारीख है 26 मई 2025 तक, इमरान खान साहब ने एक सियासी फैसला ऐसा नहीं लिया जिस पे उनको खुद बाद में नदामत ना हुई हो या उन्होंने ये कहा हो कि हाँ ये मुझे नहीं लेना चाहिए। अच्छा। मैं कहता हूँ कि और ये एक लम्हा फिक्री है कि आप 29 साल सियासत करते हो और आप एक फैसला ना किया। आपने हर दफा ये कहा हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए, हाँ काजी फाइजा के खिलाफ मुझे काम नहीं करना चाहिए था, हाँ मुझे रिजाइन नहीं करना चाहिए था, हाँ मुझे वो 2014 का धरना नहीं देना चाहिए था, या मुझे नुकसान हुआ, या कम अज कम अगर मीडिया में कहीं तो बात नहीं कह सकते तो अपने क्लोज सर्कल में बताया कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए, यहाँ बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, यहाँ बाइकआउट करना चाहिए था। ये सारी बातें जो ये कुछ छोटा रिकॉर्ड नहीं है, और ये बड़ा बदनमा उनकी सियासत पे एक टैबू है कि आपने कोई एक फैसला ना करें। ये 30 साल सियासत के 29 साल, इट्स नॉट ए स्मॉल पीरियड, और आप इतनी भरपूर इतनी पॉपुलर सियासत कर रहे हैं। आप कहें जी कि आप जो काम किए हैं कि आपने 2 हुकूमतें डिसमिस कर दो, 2.5 लाख बंदा जेल भरो, तहरीक करो, कोई एक कामयाब, आपने इतने धरने दिए हैं, आपको ये नहीं पता चला कि सारे धरने नाकाम हुए हैं। आपको ये नहीं पता कि आपकी वलवल अंगेज क़यादत में 25 मई को हमने अभी 2 साल पहले धरना दिया, आपकी वलवल अंगेज क़यादत में 26 नवंबर को रावलपिंडी GHQ में आर्मी चीफ के अपार्टमेंट रुकाने के लिए आपने लॉन्ग मार्च किया, जो इंतहाई अहमकाना कदम था, और उसके अंदर आपके ऊपर गोलियां भी चली, बड़ा खतरनाक काम हुआ, अरशद शरीफ बेचारों का की शहादत हुई। ये वो काम है, और फिर आपको किसी ने बता दिया कि आप 2-4 नाम ले लें, फिर आप उसमें गुमराह हो गए। आपने खामखा बेगुनाह ऐसे लोगों के नाम लिए फौज के अंदर जो कि जिनके दूर परे किसी को खबर नहीं थी कि ये काम उनके गले पड़ सकते हैं, ये वो कभी ना कराते।
तो ये सारे काम करने के बाद अभी आपको लग रहा है कि ये जो आप तहरीक का जो प्लान किया जा रहा है, मैं उस तरफ आ रहा हूं। जी 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 सर, ये बैकफायर कर सकता है। मैं दो फिक्र में मेरा ख्याल है। जी जी जी, पहली बात, उसमें दो बातें हैं सलमान, दो बातें प्लीज आप इसको करें। पहली बात सलमान साहब ये है कि इमरान खान साहब जब भी आप तहरीक चलाते हैं और माजी के अंदर देखते हैं कि फलां तहरीक में हमारी ये कामयाबी हुई थी, उसके अंदर यही हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, या फलां में हमारी नाकामी हुई थी, ये हमारे वीक पॉइंट्स थे। अब इमरान खान साहब को अभी 7-8 महीने के अंदर 4 दफा डी चौक पे आ चुके हैं। सर वो तो फाइनल कॉल का भी नाम दे दिया था, पता नहीं फाइनल कॉल के बाद फिर दोबारा फाइनल कॉल 2.0 करना चाह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, उसमें अली मीन गंडापुर से उन्होंने 2 दफा या 3 दफा क्यादत भी कराई, बेचारा आखिर तक आया, बुशरा बीबी के साथ क्यादत की, उन्होंने फैमिली को भी इस्तेमाल किया। तो जब उनको नहीं उसमें कामयाबी मिली तो मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूँ, जो इमरान खान साहब की सोचने की बात है, जो नजीर अकबर साहब के, अली गौर साहब की सोचने की बात है कि अब ये कामयाब क्यों होगी, कौन सी नई चीज़ उसके अंदर लाएंगे। दूसरी जो सबसे अहम बात है, और ये मैं हकीकत मुझे तकलीफ होती है कि एक सियासी जमात इतनी नाअहल है कि मौसम की जो सख्ती को नहीं देखती। इसका मतलब फिर कोई उनको इस काम पे लगा रहा है कि आप मई का महीना देखें, अब 3 दिन बाद 3 अमकान है, या जक्खड़ होगा, आंधी होगी, कौन सा खैमा बचेगा। यहाँ तो लोगों के सोलर पैनल ओलों से नहीं बचे। जी हाँ, आप लोगों की जान को खतरे में डाले। अगर वो नहीं होगी तो फिर गर्मी सलमान साहब इतनी पड़ रही है। मैं ये बात मुझे याद है कि 2011 में उन्होंने जो 30 अक्टूबर को जलसा हुआ था 2011 में, उन्होंने 22 जून को रखा था, और फिर मेरे से पूछवाया, अपने लीडरशिप को भिजवाया कि उससे मशवरा करें कि हमने 22 जून को जलसा रख लिया। बाकायदा उसकी कैंपेन शुरू की। तो मैंने तभी हाथ जोड़े कि खुदा के वास्ते, तब मैं इमरान खान साहब के साथ तन मन धन से उनको सपोर्ट कर रहा था। मैंने कहा खुदा के वास्ते वर्कर्स को आजमाइश में नहीं डाला करते। या तबलीगी जमात वाले इज्तिमा करते हैं, जमात इस्लामी इज्तिमा करते हैं, सालाना कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर मार्च के अंदर, जहां पे मौसम जो होता है वो आपका फ्रेंडली होता है। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखते हो कि इसके बाद की जो लेकिन एक और भी बात है नियाज़ी साहब, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जून में जहां पे आपको हुकूमत होगी कि वहाँ मौसम भी आपका दुश्मन है। जी प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ आपको नहीं लगता कि बजाय ये कि अगर कोई हिकमत अमली कोई प्लान कर भी रहे हैं तो उसको मख्फी रखें, अपने तक रखें, वो तो पूरा यानी कि आश्कार कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि जी हम टेंट विलेज बनाएंगे मारगला की पहाड़ियों में, वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। तो ये तो आप वही हरकत कर रहे हैं जो भारत कह रहा था कि हमने तो पहले से बता दिया था। तो वहाँ ले दे हो रही कि भाई अगर हमला कर रहे थे तो बता क्यों दिया था। अगर कोई तहरीक प्लान कर भी रहे हो तो अपना रूट क्यों बता रहे हो। और वही रूट है जिस रूट से गालिबन माजी में आपको याद होगा कि वो वापस जा चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब। देखिए सलमान साहब, जो सियासत है ना उसको जंग से फर्क रखें। जंग के अंदर चीज़ें डिस्कस होती हैं, और वो भी जो उन्होंने बताया है तो वो मेरा ख्याल है कि बताना जो आजकल की जंग का रिवाज है, जब दोनों तरफ एटमी ताकत, तो मैं हैरान हूँ कि हम लोग क्यों इस पर हैरान होते हैं। पाकिस्तान ने बताया होगा, हमने बताया होगा, क्योंकि ये भारत ने बताया होगा। लेकिन ये जो सियासत होती है इसकी जो सबसे बड़ा जो है, चलो कह दो लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा कि कमज़ोर पहलू क्या है सियासत में। आप मिली मख्फी नहीं रह सकती। मैंने मसलन एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, क्या मैं मख्फी रख करूंगा? मैंने जलूस करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि दिन कम है, इनको तो ये बात 2 महीने पहले प्लान करनी चाहिए थी, टेंट लगाने हैं, और बताना चाहिए था कि हमने, क्योंकि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जमात इस्लामी देखे, कोई जमात जो तजर्बाकार है वो जब धरना देते हैं महीना 2 महीने पहले कहते हैं हम धरना दे रहे हैं। इमरान खान ही है, सादा तबीयत के आदमी है। 22 मई 2022 को कहते हैं जी हम 25 को रावलपिंडी जा रहे हैं। इससे पहले भी जब ये गए थे 2014 में, तो तरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, जब वो 14 अगस्त को आज़ादी मार्च किया था उन्होंने डी चौक की तारुक कादरी के साथ, तो मेरे पास बड़ी कौमी क़यादत है कि यार इसको तजर्बा नहीं है। खान साहब को कुछ समझाए कि जी इसकी तैयारी होती है, खाना कितने दिन का रखना है, तैयारी कितने करनी है, कितने क्या क्या सामान लेना है। देखो धरने का मतलब ये तो नहीं है कि आप जाके बैठ जाएंगे और बताएंगे। आपको पूरा अपना एक पैकेज तैयार करना पड़ेगा, खाने का, ये वो क्या रास्ते में होगा, पानी का ज़ख़ीरा है नहीं है, ये वो सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको अभी भी 4-5 दिन में कैसे टेंट लगाएंगे? इसका मतलब है कि जो करवा रहे हैं वो भी सीरियस नहीं है। इमरान खान साहब के प्रेशर पे करवा रहे हैं, फिर इमरान खान साहब से एक और इमरान खान साहब पे तोहमत लग जाएगी नाकाम धरने की। पहले उनको थोड़ा नाकाम धरने और नाकाम जो है मार्चों का तजर्बा है, एक और उसमें इजाफा हो जाएगा। क्या हमने इन्होंने तहरीक साहब ने गिनी बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? नहीं सर, मैं बस ब्रेक पे जाना है नियाज़ी साहब, लेकिन जाने से पहले कि एक फिक्र लेते हैं।
एक फिक्र सुन लें कि वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि सियासत के अंदर जो हकीकत है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह पहलू है, जो सियासी जमातों के लिए सुहाने रूह होता है या सियासतदानों के लिए, वो ये होता है कि वो जब किसी को धोखा दे रहे होते हैं या किसी को प्रेशर देने के लिए नारे लगा रहे होते हैं तो 90% अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। वो इसे उसके दाम के खुद असीर हो जाते हैं, जो वो जाल दूसरों के बिछा रहे होते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनकी अपनी कमजोरी बन जाती है, उनका अपना वाटरलू बन जाते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है ऐसा कि मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे जब जाएंगे वापस आएंगे मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात से जो है वो बातचीत से मसाइल हल होंगे, खान साहब के अदालतों से होंगे, या फिर तहरीक चलाने से कोई प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याज़ी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि अब क्या मायूसी है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आइनी बेंच समाअत कर रहा है मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तें जो हैं उसमें भी जिस तरह के रिमार्क सामने आ रहे हैं उनको लेके, फिर इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड के जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है वो लग नहीं पा रही है अदालत में, उसकी वजह से क्या इस सबको देखते हुए इमरान खान या तहरीक इंसाफ जो है वो मायूस हो चुकी है और यही फैसला कर रही है कि हम जो है वो तहरीक की तरफ जाएं, कुछ प्रेशर बिल्ड कर सकें? आपको दुरुस्त रास्ता कौन सा दिखाई दे रहा है जिसमें कामयाब हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पहले तो मैं दोबारा कहूँगा कि ये जो आपका प्रोग्राम है, जो मेरे उस्ताद शामी साहब के लिए इजी स्ट्रीट है, मेरे लिए ये हॉट सीट है। तो मेरे लिए उनका जो है ना, ज़ाहिर है मुझे बड़ा एक कॉशियसली हैंडल करना पड़ता है कि वो शामी साहब इसको हैंडल करते हैं। लेकिन जी आपके सवाल को मैं इसका जो है इनडायरेक्ट जवाब दूंगा जिसमें आपका क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाए और थोड़ा सा इसको टॉपिक जो है इसको कंक्लूड करेंगे, जो इनडायरेक्ट जवाब देंगे तो ये भी मुख्तसरन उसको एड्रेस हो जाएगा। देखिए, बानी तहरीक इंसाफ जो है इसके पहले इसमें दो राय नहीं है, कम से कम मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और जो रखता भी है तो मेरा ख्याल उसकी खाम ख्याली है कि वो सब पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जो है वो एक सियासी कुव्वत है और उनकी फॉलोइंग जो है पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और वो थोड़ा सा ये जंगी माहौल ज़रूर हो गया, उनकी शायद फॉलोइंग को भी असर पड़ा हो, लेकिन एक अमूमी हम एक जो है यार्ड स्टिक ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर उनको क्या करना चाहिए था? ये इसको अपनी जो फॉलोइंग है या अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो कि किसी भी जगह पे दो ही कुव्वतें, एक हमारी कुव्वत एस्टैब्लिशमेंट है जिसके ऊपर दो राय नहीं है और उनकी कुव्वत हमेशा उनको कामयाबी दिलाती रही है, दूसरी कुव्वत होती है लोगों की, उसको वो तभी कामयाबी दिलाते हैं जबकि जो उसको लीड कर रहा होता है उसकी हिकमत अमली में कोई सुकम ना हो और किसी तरीके से भी वो कोई ऐसा ना हो कि जिससे वो कुव्वत जो है वो टकरा के ज़ाया हो जाए। ठीक है। ये कहने के बाद इमरान खान साहब के अंदर जो यकसुई चाहिए थी, उनको एक बात पे यकसू हो जाना चाहिए था कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ या रियासत पाकिस्तान अमूमी तौर पर जिसमें सियासी जमातें भी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती हैं, ऐसे माहौल में इमरान खान साहब खुद इसका एक हिस्सा रह चुके हैं, इसके शराकतदार रह चुके हैं, उसके साथ हमने उसे इमरान खान साहब ने लड़ना है, मुफाहमत करनी है या मुखासमत करनी है। अब इमरान खान साहब के पास ये यकसुई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाजवा का दौर ले जाना बाजवा साहब का, उसके अंदर क्या किया उन्होंने? पूरा 4 महीने 5 महीनों में बाजवा साहब को मीर जाफर मीर सादिक का और आखिर में सितंबर में जाके उनसे मिन्नतें तरले करके मीटिंग्स की। ये बड़ी तफसील है, ये हमारा टेस्ट नहीं है, लेकिन मीटिंग क्यों की कि वो उनसे मुफाहमत करने जाते, फिर उनको उन्होंने तौसीए मुद्दत मुलाजमत दे दी। मतलब किसी ने उनसे पूछा नहीं पार्टी में से कि हजूर जिस बंदे को आप गद्दार कह रहे हो, जिसको कह रहे हो मीर जाफर हैं जो आपको साथ ज्यादती करने वाले हैं, उनको आप कहते हैं मैं इनको तौसीए मुद्दत मुलाजमत देना चाहता हूँ। ये इससे ज्यादा दोगली सियासत नहीं होती जो इमरान खान साहब के लिए अपने सुहाने रूह है। मैं गिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी नाक़िस हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ। और पार्टी के अंदर ज़ाहिर चेक बैलेंसेस अगर होते तो तभी उन्हें कहा जाता कि हजूर यकसू हो जाए। फिर उसके बाद आसिम मुनीर साहब के साथ अब यहाँ पे उन्होंने एक बनाए हुए टीम जो मुफाहमती है, एक टीम बनाई हुई जो मुखासमती है। अब तकलीफ दे बात क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुफाहमती टीम वो है जो मैंने पहले भी इशारतन जिक्र कर चुका हूँ, वो है जो कि जिनके पास पार्टी के बड़ी पोजीशन है, उहदे हैं
और जो इंजॉय करें लाइफ को, वज़ीर आला होना, लीडर ऑफ द अपोजिशन होना, पार्टी का सदर होना, ये रुतबे वाली चीज़ उनके पास है। अच्छा। उधर भी उनका कंफर्ट लेवल है कि वो जाके अच्छी तरह चाय पीते हैं। ये फैसल वावडा साहब हमें बताते रहे हैं किस तरीके से जाके वहाँ पे इनकी पिजराई होती है जब ये एसोसिएशन के लोगों को मिलते हैं। और मुखासिब कौन है? जो उनके इंतहाई मुखलिस लोग हैं, उनकी बहनें हैं, उनके वर्कर्स हैं, जो उनके यूट्यूबर हैं, उनके जो भी वेस्टर्न इंटरेस्ट हो, वो मुखासिब टीम, वो जेलें सड़ रहे हैं, वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको गर्मी में सड़कों में बिठाया जाता है, उनको मुलाकातें नहीं करनी दी जाती इमरान खान साहब से। तो ये इसमें कसूरवार कौन है? इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब के बारे में मैं ये तो आपको बिल्कुल एक सिक्का बांध मेरी राय यही है, और बिल्कुल नपी राय है कि ये वो 6-7 महीने से एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि जब से अली मीन गंडापुर वज़ीर आला बने या गौर साहब बने, वज़ीर प्रेसिडेंट बने, पार्टी के चेयरमैन बने, इनको इनके पास उनकी मुफाहमती पॉलिसी का एक मैंडेट है। ठीक है। दूसरी तरफ वो समझें कि ये मैं दबाव दे रहा हूँ। अच्छा, उनको ये गलत फहमी है कि एस्टेब्लिशमेंट पे कोई दबाव होता है, और फिर ये इंस्टीट्यूशन का फैसला होता है। ये कोई जहाँ पे राहील शरीफ छोड़ के गए थे, जनाब बाजवा ने, नवाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन वहीं से शुरू किया था क्योंकि इंस्टीट्यूशन नीचे एक अपना काम चला रहा था। ठीक है। जहां पे जनाब बाजवा छोड़ के गए हैं, यहाँ पे जनाब आसमी साहब के वक्त में हुई होगा, इनके बाद भी यही होगा इमरान खान साहब के साथ। तो इन हालात में उनको एक पॉलिसी बनानी है, ये लोगों को एक गर्म तरीन दिन के अंदर जहाँ मौसम भी आपका दुश्मन है और सेशन भी पहले से आपका पॉइंट एक आया बड़ा अहम कि इनको अपनी पॉलिसी बनानी है, लेकिन नियाज़ी साहब वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देखें सर, वो ईरान के मतलब दौरे पर, वो तुर्की के दौरे पर, और फिर जो है वो ज़ाहिर है एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर इस वक्त हमारी यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है और हुकूमत है, वो मौजूद है। और उसका एक जो अक्स दिखाई दिया वो अभी पाक चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में दिखाई दिया जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जारी की है। उस पर तफसील से उन्होंने बता दिया कि जी पाकिस्तान की ये इस वक्त पोजीशन है, खित्ते में तब्दीली आ चुकी है, भारत बैकफुट पर चला गया है। तो देखा जाए तो जो ये हुकूमत है या जो एक पेज है वो तो और मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है रोज बरोज। देखिए जी, जो शाह साहब की रिपोर्ट है बहुत कंप्रिहेंसिव है, बड़ी अच्छी है, लेकिन उनकी रिपोर्ट जितनी भी है वो हमारे हर पाकिस्तानी को जो बड़ा उसकी एक तजस्सुस था जंग के बारे में या खतरात है या एक दिलचस्पी थी, और क्योंकि सारे पाकिस्तान को थी, पूरे 24 करोड़ अवाम के जितने बालिग लोग हैं, वो उनको अजबर है। कौन सी बात है कि जो हम अजबर है कि ये दरियाओं का पानी है या आरएसएस का एजेंडा है, या हमें जो बैन-अक़वामी सतह पे जो उनकी सजेशन है कि हमें जो ये सारा जो है इस मीडिया को जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको मजीद एनहांस करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो अब प्राइम मिनिस्टर का दौर है, वो देखिए ये बेसिकली एक शुक्र एक थैंक्स का दौर है कि उनको शुक्रिया अदा करने गए। ईरान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अंदरून खाते और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि पूरी जो हमा वक्त और तनदई से सपोर्ट जो है वो किया है। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान में रखें, देखें मैं ये समझता हूँ कि पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में, जो कि इमरान खान साहब के दौर में कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि जनाब बाजवा साहब ने उस पॉलिसी को रिवर्स करने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने उसका साथ दिया। 5 मुल्क मैं कहता हूँ उसके लिए कुछ ऐलान की जरूरत नहीं थी, लेकिन 5 मुल्क जो थे वो एक पेज पे थे और लगता था कि दुनिया में एक नया इत्तेहाद आ रहा है डिफेंस का, जिसमें रूस, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान थे। पाकिस्तान इसमें वीक लिंक था और ये बाद में हम दोबारा इसमें बड़ा सुकम आया, लेकिन फिर हमने मुझे से शुरू किया है। और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अजरबैजान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भी कई मुल्क आएंगे, और ये वो मौसर है कि जो आने वाले दिनों में क्योंकि चीन का और भारत का भी टकराव होने का बहुत इम्कानात है, ताइवान के ऊपर अमेरिका का और चीन का टकराव जो है वो भी लगता है कि बस हफ्तों की बात रह गई है, किसी वजह धमाका हो सकता है। तो दुनिया जो है बहुत बड़ी जंग के खतरात जो है उनको मुठला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इसको रूल आउट ना करें कि पाकिस्तान की इससे बदला लेने की कोशिश करेगा, हालांकि पाकिस्तान जहाँ पे पहुंचे हुए भारत शायद 10 दफा भी ना सोचे, यही खबर है उसकी तरफ से। लेकिन सबका जो ब्लॉक बन रहा है ये बड़ा लिथल ब्लॉक है, और ये सारे मिल के, और इसके अंदर आप ये देखें कि मैं आपको एक और खबर भी देता जाऊं, इजराइल जो है इस ब्लॉक के बाद जो हो रहा है ये वो भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि इजराइल ने हमारे खिलाफ जंग में हिस्सा दे के पाकिस्तान को भी एक रीजन दे दिया है कि हम भी अब उस जंग में ईरान के और तुर्की के साथ, अगर तुर्की साथ पंगा लिया तो हम भी उससे शरीक कार है। आप देखेंगे कि बहुत ही अनहोनी होंगी और पूरी हम इंतजार होगा।
और एक जिस दुनिया में की तरफ जा रहे हैं जहाँ वो खतरनाक है वहाँ वो बहुत ठीक है। नहीं साहब, वक्त कम है। वो जो भारत एक कोशिश उसने की थी ना कि हमारे मतलब हमें नुकसान पहुंचाने की, उसमें कामयाब नहीं हुआ। PSL को उसने सोचा कि हम रोक देंगे, बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह PSL हुआ, उसका फाइनल हुआ, बड़ा शानदार हुआ, लाहौर और कोयटा के दरमियान हुआ और लाहौर ने तीसरी मरतबा टाइटल जीत लिया। मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब को वेलकम करते हैं, हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही शानदार फाइनल, और हमने शायद ये दूसरा फाइनल देखा है जो कि आखिरी ओवर तक या बिल्कुल लास्ट बॉल तक जो है वो गया। बड़ा दिलचस्प हमने देखा कि फाइनल हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कोशिश थी एक भारत की कम से कम वो नाकाम हुई, और हमने ये PSL करके बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि जी एक सेफ मुल्क है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में 34,000 तमाशाई जो थे वो मैदान में मौजूद थे। आप अंदाजा लगाए, खचाखच भरा हुआ था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। अब 1 जून को फाइनल है IPL का, देखते हैं वहां क्या होता है। पाकिस्तान ने तो अपना रंग दिखा दिया। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के जो 8 मैचेस थे, बाकी वो 8 मैचेस बहुस्न खूबी पाकिस्तान ने इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन अब आगे क्या होता है, इस PSL थोड़ी फीकी फीकी रही, नो डाउट कि भारत ने बड़ी कोशिश की। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो ड्रोन गिरा, लेकिन उसके बावजूद हमने बहादुराना तरीके से इस टूर्नामेंट को मुनक्किद कराया। लेकिन 10वां एडिशन था, अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से तो उस एडिशन में थोड़ा फीका फीका नजर आया। आखिरी दिन पूरा रंग नजर आया। उसकी वजह क्या थी आपके ख्याल में फीकेपन की? क्या मीठा कम क्यों था? उसकी वजह ये थी कि जो सलमान रशीद साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इसके HBL PSL के, तो वो दीगर चीजों में ज्यादा मसरूफ हो गए थे। वो बजाय इसके कि तमाशाइयों को घर से निकाल कर लाते, वो ट्रॉफी को समंदर से निकाल कर ले आए थे, बस उसकी वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए। तो बजाय इसके कि ट्रॉफी पर तवज्जो देते, शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं। क्रिकेट आप देखें कि कराची में बिल्कुल खाली था, पिंडी में भी खाली रहा, और फिर उसके अलावा मुल्तान में जो मैचेस हुए वहां भी नहीं भरा। तो उसकी एक तो वजह ये थी, और दूसरी वजह न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जो मायूस कुन कारकर्दगी थी सलमान, उसकी वजह से भी लोग दिल बर्दाश्त हो गया। बुध से शुरू हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस PSL में शाहीन आफरीदी ने पैगाम दिया कि सिलेक्टर्स को इतनी जल्दी क्या थी। वो जो तस्वीर लगाई है उन्होंने 3 ट्रॉफीज के साथ, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो तस्वीर लगा के पैगाम दिया है। जी हाँ, उन्होंने जो होता है ना, एक आदमी इशारों कनायों में जो है वो बात कर लेता है क्योंकि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो जाती है। लेकिन उन्होंने पैगाम दे दिया है पाकिस्तान, और उन्होंने अपनी वो कैप भी जो उनको मिली है कि 18 विकेटें उन्होंने ली थी जिसकी बेसिस पर वो टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर रहे, वो कैप भी रखी उन्होंने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने पहले ही टीम का ऐलान कर दिया। अभी ना कोई कैंप लग रहा है सलमान। अब बांग्लादेश के खिलाफ बुध को सीरीज है। अब तो लाहौर में कितनी शदीद गर्मी हो रही है और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता पहले बाबर को निकाला इन्होंने, उसके बाद इन्होंने निकाला रिजवान को, अब शाहीन आफरीदी, और मुझे लग रहा है अगली बारी जो है वो हारिस रऊफ की है। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का जो माइंड सेट है वो ये है कि कप्तान को फ्री हैंड दिया जाए। और मेरी इत्तलात यही है कि सलमान अली आगा कंफर्टेबल नहीं थे सीनियर्स के होते हुए। तो अब देखें क्या होता है। फिर अगले शादाब खान को तैयार किया जा रहा है पूरा इस्लामाबाद यूनाइटेड। इकबाल भाई, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि एक तरफ तो जो आपने कहा कि जी जरा फीके थे जो भी मामला थे, लेकिन फाइनल का रिकॉर्ड भी बना कि जी 200 का टारगेट किसी भी T20 लीग का जो है ना वो चेज हुआ। लेकिन जो फील्डिंग थी वो बड़ी हमारी मायूस क्यों रही? 96 कैचेस ड्रॉप हुए, मिस फील्डिंग, स्टंप मिस हुए। ये इससे आपको क्या लगता है कि ये क्या पैगाम दे रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, और एक ग्राउंड पे नहीं हुए, हर ग्राउंड पे, चाहे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो, चाहे मुल्तान हो, कराची हो, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर हो, स्टैंडर्ड फील्डिंग का बहुत गिरा हुआ नजर आया। अब इसकी बुनियादी वजह यही है, मैं यूनुस खान से पूछ रहा था, वो उन्होंने 100 से ज्यादा कैचेस टेस्ट में भी लिए, वनडे में भी लिए। वो कहते हैं लड़के मेहनत नहीं कर रहे, लड़के अपनी बैटिंग और बॉलिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, फील्डिंग पे नहीं कर रहे। ग्रेट जावेद मियां आज कितने जबरदस्त विकेट फील्डर थे, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। आपकी ठीक है से मैं समझ गया कि खुदा हाफिज। बस मुझे ब्रेक लेनी है इकबाल भाई, लेकिन आप ज़्यादा दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। नाइस साहब हमारे साथ मुझे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।